मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस समय हम लोग जो है करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, किसका डिस्कशन कर रहे हैं? करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग दो फॉर्मेट में कर रहे हैं। एक फॉर्मेट है हमारा जो है डिटेल्ड फॉर्मेट, यानी विस्तार में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और एक है हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट। एमसीक्यू फॉर्मेट तो देखिए, अभी तक जो है हमारा डिटेल्ड फॉर्मेट में भी और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी एक एक वीडियो आ चुका है। यानी कि एक वीडियो डिटेल्ड फॉर्मेट में है, डिटेल्ड फॉर्मेट में हमारा दो वीडियो आ चुका है। नहीं, हाँ, वन लाइनर के अलावा एक ही वीडियो आया है, एक वीडियो आ चुका है, और एक फॉर्मेट हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गया है। ठीक, तो अब ये हमारा डिटेल्ड फॉर्मेट वाला दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसको देखिए, इसके पहले जो है हमने पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब कॉपी में लिख करके या डायरेक्ट जो है व्हाइट बोर्ड पे बताया था, लेकिन क्योंकि टाइम की बचत हो और चीज़ों को जल्दी जल्दी आसानी से अट्रैक्टिव तरीके से समझा जाए, इसलिए इसको हमने वर्ड फॉर्मेट में भी बना लिया है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक, पहला पॉइंट आप हमारा देख रहे होंगे, हेडिंग पड़ी हुई है नया संसद भवन। क्या हेडिंग पड़ी हुई है? नया संसद भवन। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, नए संसद भवन के अगर उद्घाटन की बात की जाए कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था, उद्घाटन तिथि इसकी थी 28 मई 2023। और अगर कहा जाए इसका उद्घाटन किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, देखिए, नए संसद भवन या पुराने संसद भवन का परिसर अगर पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो इसका परिसर आप बताएंगे सेंट्रल विस्टा प्रांगण में। कहाँ पे? सेंट्रल विस्टा प्रांगण में इसका परिसर स्थित है। अक्सर ये खबर चर्चा में रहती है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये वहाँ पे हमारा संसद भवन है, इसीलिए इतनी चर्चा में रहती है। ठीक है, तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है वो 28 मई 2023 को हुआ है, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। ठीक, और इससे संबंधित अगली जानकारी क्या है कि इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, 75 रुपये मूल्य का एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है। अगर इस नए संसद भवन के डिज़ाइन की बात की जाएगी, तो इसकी डिज़ाइन तैयार की है गुजरात स्थित एक फर्म जो है HPC एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, HPC डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस मतलब कंपनी का, इस फर्म का नाम है। ठीक है, जिसने नए संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की है। नए संसद भवन का अगर आकार पूछा जाएगा, अच्छा, पुराने संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी, तो आप पढ़ते होंगे ना, पुराने संसद भवन की डिज़ाइन एडवर्ड लुटियंस द्वारा तैयार की गई थी। एडवर्ड लुटियंस द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक, तो अगर इसका आकार देखा जाए नए संसद भवन का, तो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है? 64,500 वर्ग किलोमीटर। 64,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसके मुख्य प्रवेश द्वार की बात की जाए, तो इसके देखिए 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। कितने मुख्य प्रवेश द्वार हैं? 3। और उन तीनों में क्या नाम है? पहले का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार, तीसरे का नाम है कर्म द्वार। यानी ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम के 3 प्रवेश द्वार इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, अगर संसद भवन में सीटों की बात की जाएगी, तो लोकसभा के लिए इसमें जो है, लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं।
यानी कुल कितनी सीटें हो गई? 888 प्लस 384, 888 प्लस 384, ठीक है। 8 4 12 के 2, 8 8 16 और 1 17, ठीक है, और 8 3 11 और 1 12, कुल 1272 सीटें हैं। अगर संसद में टोटल सीटों की बात की जाएगी तो 1272, 8 4 12 2, 8 8 16 1 17 और 8 3 11 1 12, ठीक। लोकसभा की सीटों की बात की जाएगी, कितनी सीटें नए संसद भवन के परिसर में हैं? तो 888 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाएगी तो राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, ठीक। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पुष्प कमल पर। और इसके अलावा नए संसद भवन के प्रांगण में ही राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है, ठीक है। तो लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार का है। राज्यसभा का जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार का है या कमल पर आधारित है। और संसद भवन के प्रांगण में ही हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी चर्चा है नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक सेंगोल की चर्चा है, ठीक है। सेंगोल शब्द को आपने बार बार सुना होगा। सेंगोल क्या है? इसको राजदंड कहा जाता है, राजदंड, ठीक है, राजदंड इसको नाम दिया गया है। देखिए सेंगोल की चर्चा है तो इसको हमें समझ लेना चाहिए कि ये है क्या, इसका इतिहास क्या है। देखिए सेंगोल मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ये चोल काल से संबंधित है। सेंगोल जो है चोल काल से संबंधित है, चोल काल से संबंधित है, ठीक। चोल काल में क्या होता था? चोल काल में जब एक राजा उत्तराधिकार में दूसरे राजा को राज्यभार समझता था, देता था, तो ये सेंगोल जो होता था, ये जो है वहाँ के जो सर्वोच्च पुजारी होते थे, वहाँ के जो आप कह लीजिए कि दरबार के जो है ज्योतिषी मुख्य आप कह सकते हैं मुख्य ज्योतिषाचार्य जो होते थे, वो एक राजा से दूसरे राजा को इसको देते थे, प्रदान करते थे, ठीक है। तो ये चोल काल से संबंधित है सेंगोल। और इसका निर्माण जो है अभी हालिया में अगर बात की जाए तो 14 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी की पूर्व संध्या पर, आज़ादी की पूर्व संध्या पर किया गया था, ठीक है, आज़ादी की पूर्व संध्या पर किया गया था। और किस लिए किया गया था? कि ये अंग्रेजी राज के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। अंग्रेजी राज ने जब हमारे देश को आज़ाद घोषित कर दिया, आज़ाद कर दिया, तो 14 अगस्त 1947 की रात को इसका निर्माण किया गया। और ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों द्वारा इसे सौंपा गया था, दिया गया था, ठीक है। तमिल आधीनम ये किसके द्वारा सौंपा गया था? तमिल आधीनम यानी वहाँ का एक धार्मिक मठ है तमिलनाडु का, उसके द्वारा पंडित नेहरू को सौंपा गया था। ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण करवाया सेंगोल का, लेकिन ये तमिल आधीनम यानी वहाँ तमिलनाडु की एक धार्मिक संस्था है, धार्मिक मठ है, उसने पंडित नेहरू को इसे सौंपा था। इसकी लंबाई कितनी थी? 5 फीट थी। जब ये बना था 14 अगस्त 1947 को, तो इसकी लंबाई 5 फीट थी। धातु इसमें क्या लगी थी? सोना, मतलब सोने के ऊपर से इसमें परत चढ़ाई गई है। और पंडित नेहरू इसे प्राप्त करने के साथ ही इसे इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया था। कहाँ रख दिया गया था? सुरक्षित रख दिया गया था। और इसी सेंगोल के शीर्ष पर, जो सेंगोल अभी हमारे संसद परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है, संसद परिसर में जो सेंगोल स्थापित किया गया है, उसके शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी की आकृति है, नंदी को चित्रित किया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को
इस पर चित्रित किया गया है, जो सेंगोल हमारे संसद परिसर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और संसद परिसर में ये सेंगोल लगा कहाँ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। संसद परिसर में ये सेंगोल स्थापित कहाँ किया गया है, तो संसद परिसर में ये सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक बगल में। ठीक है, संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में। ठीक, संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में इसे स्थापित किया गया था। चोल काल से संबंधित है, ये हमने आपको बता ही दिया। उत्तरदायित्व के शासन का प्रतीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो संसद भवन जो नया बना है उसके विषय में जितनी जानकारी है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी इस अवसर पर जारी किया गया। इसकी डिज़ाइन जो है अहमदाबाद स्थित एक फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। पुराने संसद भवन का निर्माण एडवर्ड लुटियंस द्वारा किया गया था। नए संसद भवन का आकार जो है त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल इसका 64,500 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य प्रवेश द्वार 3 हैं इसमें, इनको नाम दिया गया ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। सीटें इसमें टोटल 1272 हैं, जिसमें से लोकसभा की 888 सीटें हैं, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। नई संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है। इसी में जो है एक सेंगोल स्थापित किया गया है, जो राजदंड का प्रतीक है। तो सेंगोल का पूरा इतिहास हमने बता ही दिया कि सेंगोल चोल काल से संबंधित है। ठीक है, राजदंड का प्रतीक है। आज़ादी की पूर्व संध्या पर इसका निर्माण किया गया 14 अगस्त 1947 को। तमिल आधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित नेहरू को यह सौंपा गया। सत्ता हस्तांतरण का यह प्रतीक है, और इसकी लंबाई जो है कुल 5 फीट है। सोने की इस पर परत चढ़ाई गई है। पंडित नेहरू को जब ये प्राप्त हुआ तब ये इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। इसी को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के परिसर में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक बगल स्थापित किया है। ठीक है, और इसके शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी की आकृति चित्रित है। ठीक, उत्तरदायित्व के शासन का ये प्रतीक है। चलिए, अगला हमारा एक महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की गई है, उड़ान 5.1। इसका क्या है हालिया घटनाक्रम? इसको लॉन्च किसने किया है? नगर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और उड़ान 5.1 जो है इसको 24 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया, 24 अप्रैल 2023 को। और उड़ान 5.0 जो है ये उड़ान 5.0 21 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, उड़ान 5.0 का उद्देश्य है दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तथा अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क साधना। ठीक है, दूर दराज क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाना, अंतिम स्थान तक हवाई संपर्क साधना उड़ान 5.0 योजना का उद्देश्य है। फिर 24 मई ये 24 मई था, 24 अप्रैल नहीं, ये 24 मई है। ठीक है, 24 मई। फिर 24 मई 2023 को क्या हुआ? नगर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना का आरंभ किया गया है। ठीक है, उड़ान 5.1 योजना का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। ठीक, उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वहाँ क्या था, हवाई यात्रा के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना। और यहाँ क्या है,
हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना या बेहतर करना। इससे संबंधित अन्य जानकारी जो है कि वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा जो है पहली बार नगर विमानन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा पहली बार नगर विमानन नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो उड़ान योजना है। ठीक है, नगर विमानन नीति की सबसे महत्वपूर्ण घटक जो था वो उड़ान योजना थी। और उड़ान का फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। यू फॉर उड़े, डी फॉर देश, ठीक है, और ए फॉर आम और एन फॉर नागरिक, यानी उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म था। तो उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 2016 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के मध्य, ठीक है, पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के मध्य चलाई गई थी अप्रैल 2017 में। उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के मध्य हुई थी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अब तक इस योजना के कुल 4 चरणों को मंजूरी दी गई है। उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 और उड़ान 4.0। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या समझ में आ गया कि उड़ान योजना क्या है, हमारी उड़ान स्कीम क्या है? उड़ान स्कीम को जो है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। उड़ान 5.0 को उड़ान 5.0 को 21 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। मकसद क्या था इसका? क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, अंतिम स्थल तक पहुंचना। 24 मई 2023 को उड़ान 5.1 योजना लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य था देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। ठीक है, अन्य जानकारी इससे संबंधित क्या है या इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? वर्ष 2016 में क्या हुआ? नगर विमानन नीति की घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण घटक इसका क्या था? उड़ान योजना थी। और उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के शुभारंभ की बात की जाए तो इसका शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2016 में। और इस योजना के अंतर्गत पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के मध्य हुई थी अप्रैल 2017 में। इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों की मंजूरी दी गई है। उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 और उड़ान 4.0। अगली योजना हमारी है, मतलब अगली जानकारी हमारी है इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। देखिए, ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 क्या है? इसको लॉन्च किया गया 2022 में। कब लॉन्च किया गया? 2022 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनसीबी के द्वारा। एनसीबी, ठीक है, एनसीबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लेकिन इस योजना में इस ऑपरेशन में जो काम कर रहे हैं एनसीबी प्लस इंडियन नेवी, ठीक है, एनसीबी प्लस नेवी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, यानी भारतीय नौसेना, ठीक, दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका मकसद है। ठीक है, और ये हम आपको बता ही दिया कि एनसीबी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना काम कर रही है। हालिया घटनाक्रम इससे संबंधित क्या है? 13 मई 2023 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथेम्फेटामाइन जब्त किया है। एक पदार्थ है, ये नशीला पदार्थ है, मेथेम्फेटामाइन जब्त किया है। देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा इतने वित्तीय मूल्य में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ठीक है, अब तक इतनी बड़ी जब्ती कभी की नहीं गई थी। 2500 किलोग्राम की जब्ती की गई है, ठीक है, मेथेम्फेटामाइन की। और यह क्या है? यह एक उत्तेजक है। यह उत्तेजक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक प्राकृतिक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डोपामाइन नाम का प्राकृतिक रसायन, जो हमारी शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरण आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारी शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरण आदि को जो है
आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी अधिक मात्रा में ये बढ़ा देता है। ठीक है, मेथाम्फेटामाइन पदार्थ जो है ये जब हमारे शरीर में जाता है तो डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है बहुत तेज़ी से, जिससे हमारी शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरण आदि जो है काफ़ी मतलब तेज काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शरीर के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, शरीर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है, केरल जो है जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो यही पहली लाइन ही है, हेडिंग ही है हमारी कि केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। हालिया घटनाक्रम क्या है इससे संबंधित, 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है, पिनरई विजयन। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा जल बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस जल बजट का उद्देश्य क्या है, किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोत, यहाँ ओके हो गया, जल स्रोतों होना चाहिए था, जल स्रोतों के, यहाँ जल स्रोतों के होना चाहिए, विकास को प्रबंधित करना। ठीक है, जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करना जल बजट का उद्देश्य है। ठीक है, जल बजट है क्या अगर पूछा जाएगा, जल बजट है क्या, जल बजट का मतलब है, जल बजट से क्या आशय है, किसी भी जल प्रणाली में कितना जल आता है, कितना जल आता है या प्राप्त होता है, तथा कितना जल वहाँ से विभिन्न गतिविधियों में खर्च होता है। ठीक है, ये है जल बजट। जल बजट क्या है कि किसी भी जल प्रबंधन प्रणाली में या किसी भी जल प्रणाली में कितना जल आता है तथा कितना जल वहाँ से विभिन्न गतिविधियों में खर्च होता है, ये जल बजट है। तो ये जल बजट प्रस्तुत क्यों किया गया है कि किसी भी जल प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए, प्रबंधित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जल की कमी से विभिन्न राज्य या राज्य ही नहीं पूरा देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, जल की समस्या से जूझ रहा है, पीने योग्य जल की समस्या से जूझ रहा है। तो उसको प्रबंधित करने के लिए केरल ने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है जल बजट प्रस्तुत करने का। इससे किसी भी जल प्रबंधन प्रणाली के जल प्राप्त होने और जल व्यय होने का हिसाब किताब रखा जाएगा, जिससे कि उसका उचित प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य इससे बता ही दिया गया कि केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। और इसके अंतर्गत प्रथम चरण में इसकी क्या शामिल है, 15 ब्लॉक पंचायतें शामिल हैं और 94 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कितना, 15 ब्लॉक पंचायत हैं और 94 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमने 4 मुख्य करंट बताए आपको, 4 मुख्य घटनाओं पे हमने चर्चा की, मुख्य घटनाएं, 4 मुख्य घटनाओं पे हमने चर्चा की और ये चारों मुख्य घटनाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनका आप अध्ययन करिए, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, जिससे हमें ऐसे ही और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाने की प्रेरणा आपके लिए मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।